गिरिजा के 5 भाई हैं और जब गिरिजा के बेटे का जन्म हुआ था तभी गिरिजा ने अपने 5 भाइयों के सामने कहा था कि वो उसके बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से ही करेगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि किस भाई की बेटी से करेगी। गिरिजा को अब नहीं रही, इसलिए गिरिजा के बेटे विनीत को अपने 5 मामा की 5 बेटियां से शादी करना पड़ रहा है। मामा जी, आप सब एक बार और सोच लीजिए ना। मामा ने शायद ऐसे ही खुशी में कह दिया होगा। हमें हमारी दीदी से बहुत प्यार था विनीत, हम उनकी इस इच्छा को जरूर पूरी करेंगे। ऐसे कहते हुए विनीत के 5 मामा अपनी 5 बेटियों से उसकी शादी करवा देते हैं और शादी के अगले ही दिन से विनीत ने जो सोचा था वही होने लगता है। 5 पत्नियां हैं, कुछ न कुछ बढ़िया बना होगा खाने में। जाकर पहले नाश्ता कर लेता हूँ। ऐसे कहते हुए किचन में जाकर देखने पर विनीत को सूखी गंदी बर्तनों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। जाकर अपनी पत्नियों से पूछने पर वो ऐसे जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि आप शादी के बाद से कहाँ पर थे, इसलिए मैंने खुद का खाना बनाकर खा लिया है। सुंदरी की बात सुनने के बाद गीता और आशा से पूछता है। वो दोनों भी सुंदरी की तरह जवाब देते हैं। तभी पीछे से विनीत की और 2 पत्नियां आते हैं। उन दोनों को शायद काम करने की आदत होगी, इसलिए उन्होंने खुद के लिए बनाकर खा लिया है। मुझे काम करने की आदत नहीं है, मेरे लिए एक मसाला डोसा और एक्स्ट्रा चटनी लेकर आओ। लेकिन मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता है और मैं सिर्फ ओट्स ही खाती हूँ। पहले मेरे लिए ओट्स बना दो, उसके बाद वो चीप डोसा लेने के लिए जाओ। अपनी एक-एक पत्नी की एक-एक बात सुनकर विनीत सर पकड़कर बैठ जाता है। जो भी हो, आखिर में उनके लिए ओट्स बनाकर डोसा लेकर आकर खुद काम पर जाते हुए रास्ते में एक 10 रुपए वाला समोसा खरीदकर खाकर जाते हैं। विनीत का ये हर रोज का हो गया था। वो पहले घर में अपनी पत्नियों के काम करता था, जैसे कि उन्हें खाना बनाकर देना, उनके कपड़े धोना, उसके बाद काम पर जाना। तुम मेरे कपड़े साफ करते वक्त फाड़ दे रहे हो, कहीं तुम ये सब उस आशा के कहने पर तो नहीं कर रहे हो ना? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा गीता? मुझे जैसा धोना आता है वैसा ही धो रहा हूँ। तुम क्यों डर रहे हो विनीत उससे? बताओ कि मेरे कहने पर ही ऐसे कर रहे हो। विनीत अपने पत्नियों को और बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बहुत दुखी होते हुए सड़क पर से चलकर जा रहा होता है। तभी उसे एक गाड़ी वाला एक्सीडेंट करके वहाँ से भाग जाता है। आसपास के लोग उसे देखकर अस्पताल ले जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, तुम थोड़ी देर में घर जा सकते हो। बस थोड़े दिन आराम की जरूरत है। तुम्हारे परिवार में कोई है तो उन्हें बता दो, आकर ले जाएंगे। मेरे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे लेकर जाए डॉक्टर साहब। विनीत ऐसे कहते हुए दुखी हो ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी 5 पत्नियां आते हैं और कहते हैं कि उसे लेने के लिए क्यों कोई नहीं आएगा, क्या वो सब मर गए हैं? उन्हें देखकर डॉक्टर, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो भाई, बेकार दुखी हो रहे थे। इतने सारे लोग हैं तुम्हारे ख्याल रखने के लिए। ऐसे कहते हुए
डॉक्टर विनीत को उसकी 5 पत्नियों के साथ घर भेज देता है। घर पहुंचने के बाद सुंदरी, गीता, आशा, अनीता और लल्ली सब मिलकर विनीत का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते हैं। उन्हें ऐसे देखकर विनीत अपनी शादी के बाद पहली बार खुश होता है। वैसे आप इतना परेशान होकर सड़क पर क्यों चल रहे थे? वो मैं असल में किसी भी बात से परेशान नहीं था, इसीलिए परेशान हो रहा था शायद। इस बार फसल अच्छी होगी पिताजी। इस बार फसल को अच्छा होना ही होगा बेटा मनोहर। अब तक 2 बार कर्जा ले चुके हैं। जमींदार का स्वभाव अच्छा है, इसलिए वो कुछ नहीं कह रहा है। ये है मनोहर और वो उसके पिता सूर्यकांत। दोनों ही किसान हैं और बिना किसी की मदद के खुद ही अपने खेत के सारे काम करते हैं। पिछले साल बाढ़ की वजह से सारी फसल पानी में बर्बाद हो गई थी। इसलिए सूर्यकांत चिंता कर रहा है कि अगर इस साल भी बाढ़ में फसल खराब हो गई तो सूर्यकांत और उसके बेटे की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और वो दोनों कर्जे में डूब जाएंगे। फिर से बादल छा रहे हैं। मैं जाकर खेत में से पानी निकलने का रास्ता बनाकर आता हूँ। तब तक तुम गायों को चारा डाल दो। लगता है कहीं जा रहे हो सूर्यकांत। सब ठीक तो है ना? ऐसे अचानक से जमींदार आते ही सूर्यकांत डर जाता है, लेकिन जमींदार ऐसे ही एक पुराने दोस्त की तरह बात करने के लिए आता है। बादल छा रहे हैं खेत में, वही जा रहा था। तुम सच में बहादुर हो सूर्यकांत। पिछले साल के इतने बड़े नुकसान के बावजूद फिर से फसल उगा रहे हो। आधे से ज्यादा किसान इस साल मजदूरी ही कर रहे हैं। सूर्यकांत कहता है कि नुकसान के डर से खेती छोड़ देंगे तो बाद में खाएंगे क्या? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जमींदार सूर्यकांत की बात सुनकर खुश होकर वहाँ से चला जाता है। सूर्यकांत भी अपने औजार उठाकर खेत में चला जाता है और हर तरफ से पानी जाने के लिए रास्ते बनाता है। ऐसे सूर्यकांत और मनोहर दिन रात फसल के पीछे मेहनत करते हैं। फसल पूरी तरह से तैयार हो गई है पिताजी। हमें जल्दी ही फसल की खेती शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बेटा, हम कल सुबह ही सारी फसल काट लेंगे और कल ही मंडी लेकर जाएंगे। इसीलिए सुबह जल्दी उठना। ऐसे कहते हुए दोनों बाप बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात होते ही तेज हवा के साथ जोरों की बारिश शुरू होती है। सूर्यकांत उस बारिश में भी खेत में जाने के लिए तैयार होता है। पिताजी, खेत में इतनी सारी रास्ते बना तो दिया है आपने। अब इस बारिश वहाँ पर जाने का क्या फायदा? बारिश के थमने का इंतजार करते हैं। जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होगी, हम पहले खेत में जाएंगे। ऐसे कहते हुए मनोहर अपने पिता को रोक लेता है, लेकिन वो बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती है। इंतजार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश कम नहीं होती है। इसलिए चाहे जो भी हो कहकर मनोहर और सूर्यकांत खेत में छाते पकड़कर जाते हैं। हवा और बारिश इतने तेज थी कि उसके छाते रास्ते में ही फटकर उड़ जाते हैं। खेत में पहुंचकर देखा तो वहां पर टूटकर बिखरे हुए पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन पास में ही दूसरा किसान अपनी बची हुई फसल को एक कवर से छुपने की कोशिश कर रहा था। अफसोस बाद में कर लेना बेटा।
यहाँ पर आओ, रंगा की मदद करते हैं पहले। ऐसे सूर्यकांत और मनोहर अपने साथी की मदद करते हैं बची हुई फसल को उसके घर तक लेकर जाने में। शुक्रिया मेरे दोस्त, इतनी तेज बारिश में मुझे मेरा खुद का भाई भी छोड़कर चला गया था। शुक्रिया, घर सही सलामत पहुंचने के बाद कहना। ऐसे कहते हुए रंगा को उसके घर तक पहुंचा देते हैं दोनों बाप बेटे। ऐसे खुद ही घर लौट जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सूर्यकांत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, पानी में भीगने और फसल के बारे में सोचने की वजह से। 2 दिन बाद बारिश कम होती है। बारिश कम होते ही मनोहर जमींदार के पास नौकरी शुरू कर देता है और उस खेत को बेचकर अपने पिता का इलाज करवाता है और जमींदार का सारा कर्जा लौटा देता है। ऐसी बाढ़ की वजह से एक किसान पूरी तरह से हमेशा के लिए हार जाता है।